प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज के कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र के इस शिक्षण सत्र में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने पिछले शिक्षण सत्र में गुट निरपेक्षता से संबंधित तथ्यों पर जानकारी हासिल की थी। आज आप लोगों को शीत युद्ध की एक अन्य चुनौती नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में मैं बताऊंगा। बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और अधिक विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी की दृष्टि से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बिना टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसे विकसित देशों पर, धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा थी कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की इच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश न माने तथा आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, अहस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय, समानता, सामान्य हितों एवं सहयोग पर आधारित है। इस प्रकार से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद को उनके सभी रूपों में समाप्त करना चाहती है। यह न्याय तथा समानता पर आधारित, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। बच्चों, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत ये निम्नलिखित हैं आपके सामने। खनिज पदार्थों व समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर उसी राष्ट्र की संप्रभुता स्थापित करना। बच्चों, जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकासशील देश हैं, उनका यह मानना है कि जो खनिज पदार्थ और जो अन्य सभी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उन पर उसी राष्ट्र की संप्रभुता रहे, स्थापित करना उनका उद्देश्य था। कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों में अधिक अंतर न होना। कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल इन विकासशील देशों के पास था, और जो तैयार माल, जो कच्चे माल से अच्छी सामग्री तैयार होती है, उसकी कीमतों में अधिक अंतर न हो, यह भी उनका सिद्धांत था। विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना। इन नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के देश विकसित देशों के साथ व्यापार को प्राथमिकता के आधार पर विस्तार देना चाहते थे। विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन। जो विकासशील देश अपने कच्चे माल से बने हुए माल, तैयार माल का उत्पादन करते थे, उस औद्योगिक माल का निर्यात अधिक से अधिक हो, इस बात का प्रोत्साहन इस सिद्धांत की विशेषता थी। विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी विकास की खाई को बांटना।
बच्चों, विकासशील देशों और विकसित देशों के मध्य तकनीकी विकास में काफ़ी अंतर था। विकसित देश तकनीकी रूप से बहुत सुदृढ़ थे, तो इस आर्थिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह भी था कि विकासशील देश और विकसित देश के मध्य जो तकनीकी विकास का ये अंतर है, ये जो खाई है, उसको पाटना, कम से कम करना। विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। विकासशील देश अल्प विकसित देश थे, प्रायः यह नव स्वतंत्र देश थे, इनका आर्थिक विकास हुआ नहीं था, इसलिए इन पे वित्तीय ऋण भी था। इस नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मूल में यह था कि इन विकासशील देशों पर जो आर्थिक ऋण है उसके भार को कम करना। विद्यार्थियों, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या थी आपको बता दूं। प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है कि सभी अल्प विकसित तथा विकासशील राष्ट्र यह चाहते हैं कि उन्हें अपने प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता मिल जानी चाहिए। वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें उनके प्राकृतिक स्रोतों पर संप्रभुता मिल सके। संरक्षणवाद की समाप्ति। विद्यार्थियों, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि इसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था के संरक्षणवाद की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान अर्थव्यवस्था में विकसित देश संरक्षणवाद की नीति अपनाकर विकासशील देशों के व्यापार को रोकते हैं। वे विकासशील देशों के सामने शुल्क संबंधी रुकावटें डालकर उनके निर्यात को हतोत्साहित करते हैं। इसमें विकासशील देशों को दो तरफ से हानि उठानी पड़ती है। एक तरफ तो उनके निर्यात को धक्का पहुंचता है, आघात लगता है, और दूसरी तरफ विवश होकर के उन्हें आयात में कटौती करनी पड़ती है। जनतंत्रीय स्वरूप। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक दूसरी विशेषता उसके जनतंत्रीय स्वरूप की वकालत करना है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में विशेषकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारतीय मताधिकार प्रणाली के कारण विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका और पश्चिमी देशों का वर्चस्व स्थापित है। वे इन संस्थाओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं तथा दूसरी ओर विकासशील देश इन संस्थाओं को जनतंत्रवादी बनाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन विकसित देश उनकी इस मांग को लगातार अस्वीकार कर रहे हैं। सामान्य कोष। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता विकासशील देशों के एक सामान्य कोष की स्थापना है। इस सामान्य कोष के द्वारा विकासशील देश अपने आर्थिक विकास को स्थिर रखना चाहते हैं और जिससे इनका प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके यह भी औद्योगिकरण करके अपने कच्चे माल का अधिकतम तैयार माल में उत्पादन कर सकें और निर्यात कर सकें। तकनीक का हस्तांतरण। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक विशेषता विकासशील देशों में उचित तकनीक का हस्तांतरण करना है। आज की विश्व अर्थव्यवस्था में
90 से 95% तकनीक पर विकसित राष्ट्रों का स्वामित्व है। विकासशील देशों को विकसित देश तकनीक निर्मित वस्तुएं बेचते हैं, लेकिन तकनीक नहीं बेचते, जिससे उनका जो कच्चा माल है वो कम दाम में खरीद करके अपने तकनीकी सुदृढ़ता से वे माल तैयार करते हैं और उसको महंगे दामों में बेचते हैं। नवीन अर्थव्यवस्था में वे तकनीक के उचित हस्तांतरण की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे तकनीक के कारण वह भी अपने कच्चे माल को उद्योगों के माध्यम से तैयार कर सकें और आर्थिक लाभ उठा सकें। ब्रेन ड्रेन को रोकना। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता विकासशील देशों के उपलब्ध कौशल को उन्हीं देशों में काम में लेना है। अर्थात वर्तमान अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों का उपलब्ध ज्ञान विकसित देशों की तरफ जा रहा है, इसे जाने से रोकना है। जो योग्य हैं वे, जो कौशल हैं वे, कौशलात्मक लोग, यह सब विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कर जाते हैं। इस ब्रेन ड्रेन को रोकना नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसके साथ ही बच्चों, इस नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अन्य विशेषताओं में अगर हम कहें तो अविकसित राष्ट्रों को मिलाकर क्षेत्रीय संगठनों और व्यापारिक समझौतों के अंतर्गत पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना भी इनकी प्रमुख विशेषता है। विद्यार्थियों, इसके अगले वीडियो में मैं आपको शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों द्वारा निःशस्त्रीकरण की दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए, इसके संबंध में बताऊंगा। धन्यवाद।